हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ऑल इन वन। इस वीडियो में मैं राजभाषा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरिक लिपि में हिंदी है। भारत संघ की राजभाषा देवनागरिक लिपि में हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो भाग 17 संसद में 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ था। 10 मई 1963 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 1967 में, यानी 4 साल के बाद, 1963 से 4 वर्ष बाद 1967 में वह संशोधित हुआ। राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है राजभाषा नियम के आधार पर। क, ख और ग क्षेत्र में, 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से राज्य आते हैं? तो दोस्तों, बिहार, और बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? झारखंड। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली भी भारतीय संघ में आते हैं। तो क क्षेत्र से बिहार, जो कि आपका अलग हुआ है झारखंड से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी ये आपके क क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली संघराज क्षेत्र आते हैं। ग क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो क क्षेत्र के राज्य और ग क्षेत्रों के राज्यों को हटा दिया जाए और जो भी राज्य बचेंगे वह ग क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 खंड 3 कब से प्रभावित हुआ? तो 26 जनवरी 1965 से प्रभावित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो यह संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। और संसदीय राजभाषा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा नीति की जानकारी देने वाली अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 17 में है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? तो उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। यानी उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी तथा
अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश और बिहार, इनकी भाषा उर्दू है, राजकीय भाषा। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो दूसरी उप समिति करती है। राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति में क्या समझते हैं? तो राजभाषा विभाग में उपयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति में आप क्या समझते हैं? तो यह राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं? तो प्रबोध, प्रवीण और प्राग, ये 3 पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो जनवरी में 1976 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम और साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो सबसे ऊपर में हिंदी और उसके नीचे अंग्रेजी होगी, यानी हिंदी का स्थान सबसे ऊपर और उसके नीचे अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी या की गई हैं? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। अगर इसमें विदेशी भाषा की बात करेगा तो आपकी विदेशी भाषा जो है आपकी नेपाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति का प्रतिवेदन करना। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, यानी आवधिकता क्या है? तो 3 महीने में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता कितनी है, यानी अवधि कितनी है? तो 6 महीने में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधित किया गया? तो 1967 में संशोधित किया गया। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है।
केंद्र सरकार के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन है? तो प्राज्ञ है। केंद्रीय पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? तो नियमित होना चाहिए, गहन, पत्राचार और निजी, ये 4 सुविधाएं उपलब्ध है। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण होने के लिए कौन कौन से और होंगे? तो केंद्र सरकार के श्रेणी घ और ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो क्रम जो होता है, सबसे पहले प्रादेशिक यानी वहाँ की भाषा, उसके बाद हिंदी और लास्ट में अंग्रेजी होती है। आम जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? तो यह द्विभाषित होती है, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी होते हैं। रबड़ मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? ये हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषिक होते हैं। एक लाइन हिंदी में और दूसरा लाइन अंग्रेजी में होता है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में वह राजभाषा नीति से संबंध है, जो भाग 5 में वर्णन है, और यह संसद में उपयुक्त होने वाले भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों से है? तो अनुच्छेद 344 भाग 1 से 351 तक है। राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो 1976 में बनाया गया। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? कुल 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षा चलाता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान चलाता है। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो वर्ष 1955 में की गई थी। 1955 में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बाला साहब गंगाधर खैर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित भाग 6 में कौन से अनुच्छेद है? तो भाग 6 में जो है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 210 है। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन गृह मंत्री उस समय श्री ओम मेहता जी थे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? सरकारी यानी सरकार का सरकारी काम जिस भाषा में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। यानी सरकार का सरकारी काम जिस भाषा में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं, और देश की यह अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा वह है जिसमें देश की सबसे ज़्यादा जनता बोलती है, उसे हम राष्ट्रभाषा, और सरकार का सरकारी काम जिस भाषा में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय राष्ट्रभाषा है। राजभाषा समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ये मंत्रालय स्तर पर किया जाता है। अध्यक्ष संबंधित केंद्रीय मंत्री कार्यालय पर तथा अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख नगर स्तर पर, और अध्यक्ष नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी नगर का सर्वोच्च पदाधिकारी नगर अध्यक्ष होता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा नियमों के अनुसार
लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो ग क्षेत्र में रखा गया है। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरिक लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह क क्षेत्र में आते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 10 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वह 10 होते हैं। राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित जो वर्णन है वह भाग 17 में वर्णित है। यानी संघ की राजभाषा अध्याय 1 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की गई यानी की जाने वाली भाषा का वर्णन है, ठीक है, जिसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। आगे अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अनुच्छेद 343 का वर्णन जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 344 में ही राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं होंगी। अनुच्छेद 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्राचार की भाषा होगी। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध होंगी। अध्याय 3 में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर आदि भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 348 जो का प्रयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 में यथा के निवारण अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है और अनुच्छेद 350 का जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। नेक्स्ट 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अष्टम अनुसूची में अनुच्छेद 344 भाग 1 और से 351 में भाषा का वर्णन। तो पहली भाषा जो है आपकी असमिया है, फिर तमिल, संस्कृत, मैथिली, उड़िया, तेलुगु, सिंधी, संथाली, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, बोडो, कन्नड़, बंगला, मणिपुरी, डोंगरी, कश्मीरी, मराठी, नेपाली, गुजराती, मलयालम और कोंकणी है। इस तरह 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 10 अप्रैल 1967 को संविधान में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 अगस्त 1992 को 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। अगर इसको याद करने का ट्रिक है नमक,
न म क, यानी कोंकणी, क से, म से मणिपुरी, न से नेपाली, जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। 7 जनवरी 2004 को 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2004 दिया गया है, इसका आंसर 2003 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंध के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इसमें जो है इसमें 3 उप समितियां होती हैं। पहली उप समिति का जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य क्षेत्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम मंत्रालय, खेल और मंत्रालय, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, पोत परिवहन सड़क मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय आदि आते हैं। दूसरी उप समिति की बात करते हैं। दूसरी उप समिति में आपके जो कार्य क्षेत्र आते हैं, रेल मंत्रालय किस समिति में आता है? दूसरी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नागर विमान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, अंतरिक्ष और पर्यटन मंत्रालय आते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरी उप समिति में कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं? तो वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खान और खनिज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षक का कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि आते हैं।